बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। ये है फरमाइशी नावल। मलिक सबा ने जिस नावल की फरमाइश की थी, ये वो नावल है, ठीक है। इसको आज हमने रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये टीचर स्टूडेंट बेस पे है, ठीक है। और अभी हम पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन अपना नावल रीड करेंगे। हुदा शफीक का कमेंट है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा नावल लगा। सायरा रियाज, बहुत अच्छा रियलिटी बेस्ड नावल है। कुछ कार्रवाई हकीकत सोसाइटी की होती है जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है, गलती ना होते हुए भी हो जाता है। हाँ, आपकी बात ठीक है, ऐसा भी होता है। अनीस बानो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये मेरी धड़कनों को करार दो, मरियम अजीज़ की बात कर रही हैं आप। अस्मा अदील, ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल नावल, हैप्पी एंडिंग, लवली, थैंक यू। रूबी शेख, इंटरेस्टिंग नावल, अच्छा जी। एमर का कमेंट है तायरे लाहौती पे, रिटर्न बाय वो तायरे लाहौती पे, गैंगस्टर वाला जो नावल था। नावल अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। उस हिसाब का नावल सुनाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। बहुत फ़नी बातें करनी, साथ साथ आप स्टोरी सुनने में और भी मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका कमेंट देखते हैं। हाँ जी, मून को गालियाँ बददुआएं जो देती हूँ मैं, चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा हो मून पर, उसके करतूत पढ़ के कितना सीरियस सीन क्यों ना चल रहा हो, आपकी गालियों से शदीद हंसी निकल जाती है मेरी। बस यार, मेरी यही कोशिश होती है, मैं बस ना नावल डूब के खूब के पढ़ती हूँ, तो फिर ना बस फ्लो में निकल जाती हैं। हाँ जी, मैंने दे दी थी धमकी, ये रिब्बा दे नाल ना कराई मून दा, लेकिन देख लो राइटर ने कोई असर ही नहीं लेता मेरी धमकी का, क्योंकि नावल तो पहले लिखा जा चुके आया। अच्छा, आपने रात पहली दफ़ा सुना मेरे नावल पे? चलें आप आगे भी सुनती रहें। अच्छा, अभी इज़्ज़त अफ़ज़ाई से इम्प्रेस होकर नावल सुननी शुरू की है। सही सही। मून को वाकई छितर पड़ने चाहिए। खबीस को बच्ची पर तरस नहीं आया, बेहिस इंसान को शर्म नहीं आई तो और की बगैरत कमीना आदमी। मैंने फिर याद करा था, लानती आदमी। बस यार, मोमिन और बाकी के पेरेंट्स जैसे भी जलील और रजील लोग आते हैं, फिर आगे जाके आपको अज़ा हो जाएगा कि ना वो कौन लोग थे, वो उसके पेरेंट्स भी हैं कि नहीं हैं। लानती लोग हैं बस, मुलाजमत के बच्चियों से अपना पेट पालते हैं बेगैरत लोग। हाँ, पाशा वाकई बड़ा ढीठ किस्म का बंदा था। बहुत आजिज़ किया इसने महानूर को, बहुत उसकी ना उसकी ज़बत का इम्तिहान लिया बहुत सारा। आहो, आगे भी किसी भी कारनामे की उम्मीद आप रख सकते हैं इससे। और मज़ाहिर भाई तो क्या ही बात है, मतलब हद है। वैसे इस इतनी सीरियस सिचुएशन में नॉर्मल रह सकता है ऐसे इन्वेस्टिगेट करना महानूर को, जैसे उसकी सहेली हो। तो और की लानती आदमी अपनी भैन पे बनना ही तो कैसे बगैर तब आदमी हाथ पैर मारा था, तो उनके वाले एडवेंचर के तौर पर सुन लेंदा। शर्म लिहाज दे विच मज़ाहिर दे विच हो ही ना जावे किते। आहो यार, ये निकम्मा तो वाकई बहुत लै जाना पाशा ने कढ़ के उन्होंने। बाकी मैनू आप बड़ा जहर लगता मज़ाहिर। मुबशरा काशिफ, वेरी गुड। मलिक सबा, आज आपकी फरमाइश भी पूरी करने लगी हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। नावल एंड भी हो गया? हाँ जी, 2 पार्ट्स का छोटा सा नावल था वो। लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। आहो, राहत साहब ने कोई नहीं दसिया सी, मुंडा तो पक्का सी, लेकिन बाद च बस फिर चुप हो गया। हमाद तो सोनिया ने तो बंदा छितर ही मारे फाड़ के। हाँ, नाया की स्टोरी वाकई बहुत दुखी थी। लौनती औरत ने सोनिया ने बड़ी चबल मारी थी उसके साथ। हमाद बस ज़हनी मरीज़ और एक लानती किस्म का जलील इंसान था। तो बस फिर इदा तो ही सलूक करना सी उन्हें, ज़हनी मरीज़ ने, ज़हनी तौर पे बीमार आदमी ने। हाँ, बस निकल यही नमीद की वजह से नहीं निकली, वो नोमी की वजह से निकली थी जो उसके घर पे आया हुआ था। और हाँ, अफनान सही निकला। राहत साहब दी बीवी ने कभी राहत साहब ने नहीं सैट हुई तो उन्हें अगे की ते ना किसी होर ना की सही रहना। हाँ, सोनिया कमीनी औरत ने प्लानिंग की थी एक दफ़ा फिर अनाया की ज़िंदगी साफ करने के लिए। हाँ, अफनान का रिएक्शन, बस अफनान ना वो हो गया था, चुप हो गया सी। लेकिन वो भी अपनी जगह पे सही था, डर डर सदमा लग गया सी। नॉर्मल बंदा रिएक्ट तो करता है। और
हाँ नया की प्रेगनेंसी पे तो ऐसे राहत साहब दी बुढ़ी लुड़ियाँ पा रही सी जिदा तो ज़्यादा चंगा किसी ने रखा ही नहीं होया। हमाद और सोनिया के साथ वाकई बिल्कुल सही हुआ, मार के दोनों जान छुट्टी दुनिया गंदगी से पाक हुई। एंडी बहुत मज़े की थी, अफनाना और नाय के भी सब सेट हो गया। ओवरऑल सारा नावल बहुत इंटरेस्टिंग था। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखें। रैंडम यूज़र ने भी भेजा है स्टिकर में इमोजी वाले। सलवा मसूद तुमान मेरी जान पे दिया है बहुत प्यारा नावल, नो डाउट। सैयद ज़ीशान नावल अच्छा था। रीच आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ में मोहब्बत दिल पे दस्तक, रिटन बाई फतह ताहिर सुनना है, प्लीज़ पढ़ें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह जी। वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग नावल है, तो लॉन्ग नावल अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो नावल भी। मैंने अभी तक वो पढ़ा नहीं हुआ। एंड थैंक यू बुशरा आज़म, ज़बरदस्त नावल यार, ज़बरदस्त क्या बात है, थैंक यू बुशरा। अस्मा अदील मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, नाइस नावल, थैंक यू। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं आप। ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त था। राजा राफ़े ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू। यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, आए नावल की तरफ चलते हैं। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाया था, बार बार एक ही ख्याल दिलो दिमाग पर छाया रहा, दूर कहीं होती फजर की अजान समाज से टकराई तो उठकर बैठ गया। खामोशी में इस आवाज़ ने सचिन छोड़ा था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा और अंधेरे में बटन पर हाथ मारा तो वॉशरूम में बल्ब की रोशनी फैल गई। चंद कदम बढ़कर आईने में खुद को देखा। वजी से चेहरे पर थप्पड़ और गर्दन पर उंगलियों खराशों के निशानात बहुत वाज़ेह थे। इसके अंदर एक बार फिर गुस्से की शदीद लहर उभरी। दांतों मुठ्ठियाँ खींचकर चंद लम्हे देखता रहा, फिर जहन में वही सोच जिसने से पूरी रात बेचैन रखा था उभरी। वो वहाँ होगी या नहीं। वापस मुड़ा और कमरे में आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर कुछ सोचा, फिर अपने सामने उल्टे पड़े जोगर को देखकर इसके जहन में कुछ वाज़ेह हुआ। फैसला करके तेजी से उठा, दूसरा जोगर और जराबें ढूंढ कर पहने। सर्दी और अंधेरे की परवाह किए बगैर जीन्स और आदि आस्तीनों वाली सफ़ेद टी शर्ट में बाहर की तरफ भागा। कल शाम जब वो घर पहुंचा तो बेहद सदमे में था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी इसे इस किस्म के सूरत-ए-हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। सदमे के बाद वो शदीद किस्म के गुस्सा था जो इसे अपनी लपेट में लेने लगा। वो किसी भी तरह इस किस्म के सलूक का मुस्तहिक नहीं था। फिर खुद को इस गुस्से और तकलीफ से निकालने के लिए कोशिश करने लगा कि इस वाक़े को भूल जाए। जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाना चाहिए और कभी दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो कॉलेज ही छोड़ देगा। वो कहीं और जॉब तलाश कर लेगा, लेकिन इस सब के बावजूद एक बात इसे बेहद मुस्तरब कर रही थी कि वो वहाँ होगी या नहीं। सारी रात इस सोच को झटकने के बाद सुबह जब इसकी निगाह जोगा पर पड़ी तो इसने सोचा इसे वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। तो होर की जेड़ी कन्फ्यूजन काट ला। भागते हुए इसका सांस फूलने लगा था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रोज़ाना इसे कहीं ज़्यादा भागता था। रोज़ाना दौड़ना और सख्त जिस्मानी वर्जिश इसका मामूल था, लेकिन आजकल के वाक़ये और सनसनी की वजह से ऐसा हो रहा था। इसने दरवाजे पर रुककर सांस बहाल करने की कोशिश की। अपने सीने पर हाथ तक कर खुद को काबू पा रही झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो कुर्सी के साथ औंधी पड़ी थी, बिल्कुल इसी जगह जहाँ वो कल गिरी थी। तकी ने पूरी रात सोचा था वहाँ होगी या नहीं, ये नहीं सोचा था कि वहाँ हुई तो वो क्या करेगा। ओहो, निकल आई होते। ईर्षा का जहन बिल्कुल माऊफ हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इसे महसूस हो रहा था कि जिसम में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई और अंदर से कोई काट रहा है। अजीब अंधेरा सा था। पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलने पर भी दायरे से बंद थे। आहिस्ता आहिस्ता इसे महसूस हुआ कोई सहारा देकर इसे कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है। ईर्षा कड़वाहट महसूस करते हुए पी रही थी। अचानक इसे लगा ये मशरूब अंदर घूमकर वापस आ रहा। मछली की कैफियत महसूस करते इसने मुंह फेर कर खुद को मजीद पीने से बचाया। पिलाने वाले ने समझ कर इसे वापस लटा दिया। बहुत देर बाद जब इस कैफियत से निकली और वापस गनूदगी में जा रही थी कि कोई फिर से उठाने लगा। इस बार वो इसे दवा खिलाने की कोशिश कर रहा था। वह मुश्किल दवाई निकल कर वो फिर सो गई। की चल रहा है इत्थे, साने भी दस दो कुछ। सुबह तक ईर्षा की तबीयत संभल गई थी। तकी ने इसे जगाकर इसके बेड के साथ रखी मेज़ की तरफ इशारा करके कुछ कहा और खुद चला गया। ईर्षा कोशिश करके उठ बैठी। वो 2 दिन बाद होश में आई थी। इसे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। इसने कमरे में निगाह दौड़ाई। अब इसका जहन सोई कैफियत से निकल रहा था। कमरा बेहद सादा था। एक बड़ी सी मेज़ कमरे के कोने में खिड़की के सामने रखी थी, जिस पर लैपटॉप, टेबल लैंप, कुछ किताबें, नोट्स और चार्जर वगैरह पड़े थे। इसके अलावा 2 पलंग, जिनमें से एक पर वो खुद अभी बैठी थी और एक इनके दरमियान छोटी सी कमज़ोर सी मेज़ थी जिस पर इसका नाश्ता और दवाई रखी थी। सामने 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा खुला था जो किचन का था और दूसरा यकीनन वॉशरूम का था। गर्दन घुमाकर देखने पर नजर आता तीसरा दरवाज़ा सहन में खुलता था। यहाँ बैठे वो इतना ही देख सकती थी, इसलिए हिम्मत करके उठी और दीवार पकड़ती बंद दरवाजे तक पहुँची। इसे धकेला और इसके अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम ही था। अंदर एक बड़ा पुराना सा शीशा नजर आया। करीब जाकर देखने पर इसे अपने माथे पर पट्टी बंधी नजर आई। फटे होंठ पर खरींड आ गया था। आसपास की जगह नीली पीली सी हो रही थी। इसने हाथ से होंठ के जख्म को छुआ, फिर टूटी खोलकर हाथ बहते पानी के नीचे रखे। बाएं हाथ की कलाई में बेहद दर्द हो रहा था। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए इसने मजीद हाथ धोए और गीले हाथ चेहरे पर फेरे।
मज़ीद खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। बेहद कमज़ोरी नकाहत की वजह से वॉशरूम तक जाना भी एक बड़ी मशक्क़त साबित हुआ था। वापस आकर पलंग पर ढह लेकिन फिर से हिम्मत करके उठी और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई। चाय का कप, जैम, डबल रोटी और उबला हुआ अंडा। ऐसा नाश्ता इरसा ने पहले कभी नहीं किया था। इरसा नाश्ते में भी चाय पीने की आदी नहीं थी और ये तो वैसे भी पीने के काबिल नहीं रही थी। इसको सामने चारपाई के साथ दूध का गिलास रखा दिखाई दिया। इरसा चारपाई से उतरकर ज़मीन पर बैठी हुई हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया। गिलास में इस पर रखकर चारपाई के सहारे उठी, लेकिन वही दूध था जो तकी रात को इसे पिला रहा था। गिलास को तकी ने नोटपैड से ढांप रखा था। गिलास तकरीबन भरा हुआ ही था। इस चाय से यही बेहतर है, इसने सोचा। सर्दी की वजह से दूध भी ठंडा था। इरसा ने घूंट भरा, इसका जायका अच्छा था। दूसरे तीसरे घूंट पर इसे अंदाज़ा हुआ कि दूध में शहद भी मिला हुआ था। इसने गिलास पूरा खाली कर दिया। इसने मेज़ पर रखे हुए नाश्ते में से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। फिर चारपाई और दीवार का सहारा लेते कमरे से बाहर निकल आई। सहन में चमकीली धूप फैली थी। इस घर में एक ही कमरा था। कमरे से बाहर एक चबूतरा और आगे कच्चा सहन था और सहन में एक नीम का दरख्त लगा हुआ था। चबूतरा ऊंचा था। इरसा आगे बढ़ कर टांगे लटका कर बैठ गई। ज़मीन अभी तक सर्द थी, लेकिन धूप सामने से पड़ रही थी, जिसकी वजह से इसे सुकून महसूस हुआ और इसके बेजान वजूद में जान सी पड़ने लगी। क्या हुआ है मेरे साथ? इरसा ने सोचने की कोशिश की। माँ सद के चली जा, तुरिया फिर तेरे को जान ही रहे हाल है कि तेन यही नहीं पता तेना होई की है। पता तो वैसे सानू भी नहीं है तेना होई की है। आज से 2 दिन पहले की शाम थी वो। अवाइल सर्दियों के दिन थे, लेकिन रात और सुबह वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ गई थी। शाम को जब इरसा और नूर अकेडमी जा रही थी, इरसा ने नूर को बताया आज लिशबा और इसकी कज़न दोनों नहीं आई। लिशबा ने दोनों नहीं आएंगी। लिशबा ने टेक्स्ट किया था, हम भी आज जल्दी फारिग हो जाएंगे। नूर ने एक नज़र इरसा को देखा, बोली कुछ नहीं, लेकिन अकेडमी के करीब जाकर रुकी। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन क्यों? इरसा को छंपा। मेरी मर्जी, नूर हरधर्मी से बोली। लेकिन नूर अकेडमी के दरवाजे से वापस क्यों जा रही हो आखिर? इरसा को अकेले रह जाने के ख्याल पर परेशानी हुई। मैंने कहा ना मेरी मर्जी, तुम जाओ। नूर ने भड़क कर तेज़ आवाज़ में कहते हुए कदम वापस मोड़ ली। इसके ऊंचा बोलने पर इरसा सहम जाती थी। नूर ऐसा मत करो प्लीज़, इरसा मिनमिना कर रहेगी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी छोटी बहन की मर्ज़ी के खिलाफ इसके साथ वापस जाती। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी छोटी बहन की मर्ज़ी के खिलाफ इसके साथ वापस जाती। इरसा ने एक नज़र तेज़ी से दूर जाती नूर को देखा, फिर मजबूरन अकेडमी में दाखिल हुई। इसका दिल बुझ सा गया था। काश लिशबा आ जाता थी। जिस क्लास में वो पढ़ती थी वहाँ पहले बीएससी की लड़कियों की क्लास होती थी। फिर इरसा लोगों की आज वो भी बहुत कम ही आई थी। इरसा पीछे जाकर बैठ गई। इसके बाद इसकी क्लास होनी थी। मैं भी आज ना ही आती। नूर तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं। आज के बाद लिशबा ने आना हुआ तो मैं भी नहीं आऊँगी। इसने मुसम्मा में इरादा किया और कल का लेक्चर दोहराने लगी। मैडम ने बड़ी लड़कियों को फारिग करके इसे पढ़ाया और चली गई। फिर सर तकिया और इसे नए बाप के नोट्स दिए। इससे पहले वो अगला लेक्चर शुरू करते इसने पिछले लेक्चर के कुछ समझ ना आने वाले सवाल सामने किए कि पहले ये समझा दें। वो समझ के इसने अगले लेक्चर के नोट्स सर के सामने कर दिए, लेकिन सर ने पढ़ाने की बजाय कहा वो खुद ये पढ़ कर आए, जो समझ में नहीं आएगा वो कल समझा देंगे। ये पूरा बाप? इरसा ने हैरत से पूछा। नहीं, सर फिर से बैठकर निशान लगाकर बताने लगे कि वो क्या क्या पढ़ कर आए। इसी असना में अकेडमी का पिछला दरवाज़ा जो इसी कमरे में खुलता था ठा की आवाज़ के साथ खुला। दोनों ने चौंक कर देखा। आने वाले इरसा के बाबा और साथ में नूर थी, लेकिन वो क्या कह रही थी? देखा बाबा आपने, रोज़ यही होता है, या हमें ये दूसरी क्लास में भेज देता है या इसे ले जाता है। नूर इंतहाई बदतमीज़ी से ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। इरसा को नूर की बात अपने बाबा का गुस्से से मसक होता चेहरा देखकर समझ में आई। ये नूर का एक और वार था। वो कुछ और सेट कर चुकी थी इस पर, लेकिन ये क्या था और इसे कितना महंगा पड़ने वाला था ये वो कतई नहीं समझ पाई। इस वक्त ज़्यादातर क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। मौसम की वजह से स्टूडेंट्स की अक्सरियत जा चुकी थी। इनके बाबा सर तकी पर भूखे शेर की तरह झपटे। इन्हें संभलने का मौका दिए बगैर पूरी तरह पीटने लगे। साथ इनके मुंह से गालियों का एक तूफान उमड़ रहा था। एक लम्हे को इरसा ठिठर गई, फिर देरी से खुद को संभाल कर आगे बढ़ी। मैंने रोकना चाहती थी। इसने जैसे अपने बाबा के बाजू पकड़ते मैंने रोकना और सफाई में कुछ कहना चाहे, इनके जनाटेदार थप्पड़ ने इसे धूल चटा दी। इसके अल्फाज इसके मुंह में रह गए। थप्पड़ से इसका सर दीवार से लगा और वो पलट कर औंधे मुँह जा गिरी, फिर ना उठने के लिए। ये इरसा को अब तक ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। इसके मुंह में मिट्टी और खून का मिला जुला जायका घुलने लगा। लख दी लानत नूर वगैरी भैणा होंदे भी जब बंदा कुत्तियां के पा दे दरी भैणा नूं। रात के किसी पैर होश में आने पर भी वो सीधी नहीं हुई। इसे अब कभी नहीं उठना था। इस सब के बाद तो कभी नहीं। इतना रकीक इल्ज़ाम, जानवरों से बदतर सलूक, मुझे मारा और फेंक कर चले गए। किसी का सगा बाप ऐसा सलूक कर सकता है अपनी औलाद के साथ? मगर फिर कोई आया। इसका बाजू तो बोचर घसीटते हुए ले जाकर किसी कमरे में चारपाई पर फेंक दिया। खुद कहीं चला गया। अंधेरा रोशनी में बदल गया। फिर कुछ लोग आए। वहाँ एक औरत भी थी जो इसका खून साफ करके पट्टी कर रही थी। लेकिन फिर जो हुआ वो इसकी ज़िंदगी में होने वाली एक और बड़ी तब्दीली थी। सिर्फ इसकी नहीं, किसी और की भी ज़िंदगी में बदल गई। एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ और अनजान लोगों के दरमियान एक ताल्लुक़, एक रिश्ता कायम हो गया। इरसा और तकी का निकाह। तकी इस्लामाबाद से कुछ अर्से पहले आने वाला केमिस्ट्री का नया टीचर। इसने खौफज़दा होकर यहाँ से वहाँ देखा। सुबह दोपहर में ढल गई थी। इरसा वहाँ बैठे बैठे खुद पर गुजरने वाले वाक़यात को सोच रही थी। हवास लौटने पर इसे इदराक हुआ कि किन मुश्किलात में घिर चुकी है। अब अगर वो कॉलेज गई तो लोगों का सामना किस तरह करेगी? वो सर तकी के साथ आती जाती है, सर के साथ ही रहती है, ये बात छुप तो नहीं सकती।
ये देहाती माहौल है, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर लोगों के सवालों के जवाब किस तरह दे पाएगी। इस सब के बाद वो पहली बार फूट फूट कर रोई थी। जब रोते रोते सर चक्कर आने लगा तो इसी तरह बैठे बैठे पीछे ज़मीन पर लेट गई। अगर मैं कॉलेज ही ना जाऊँ तो? नहीं। अगले लम्हे खुद ही अपने ख्याल की नफ़ी की। ऐसे मुँह छुपाने से मुश्किलें टल नहीं जाती। मुझे पता है ना मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर कॉलेज क्यों ना जाऊँ? मुझे पढ़ने का शौक़ है, मेरी अम्मी भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत की मैंने, अब सेकंड ईयर में लोगों के डर से पढ़ाई छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नफ़ी में सर हिलाते खुद कलामी की। अगर मुझे किसी ने रोका तो मैं इस भूत बंगले में मर ही जाऊँगी। इसने इस वीरान सुनसान पड़े घर को देखा, फिर बहुत हौसले से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। तकी के कॉलेज से वापस आने से पहले वो अपने मसले का हल ढूंढ चुकी थी। पहले इसने सोचा वो तकी को अकेडमी से अपना बैग लाने को कहेगी, लेकिन अंदर आई तो इसे अपना बैग तकी की चारपाई की दूसरी तरफ पड़ा नजर आ गया। तकी इसका बैग और किताबें जो वो अकेडमी से ले जाया करती थी बाद में वहाँ से उठा लाया था। इसने अपना बैग खोला तो इसे अपना पाउच मिल गया जिसमें इसके घर की चाबियाँ थी, जहाँ वो पहले अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। इसकी ज़िंदगी में मसाइब का आगाज़ तो इसकी अम्मी की हादसाती मौत के बाद ही हुआ था। अम्मी की वफ़ात के बाद जब इसका बाप इसे लेने आया तो ईर्षा ने सिर्फ इसे अपनी यूनिफॉर्म के अलावा चंद कपड़ों के जोड़े और किताबें उठाई थी, क्योंकि इसके बाप ने बड़े करोफर से कहकर इसे कुछ और लेने से मना कर दिया कि इसे वहाँ सब मिलेगा। इसके बाप के पास सब कुछ है। ईर्षा को वाकई वहाँ सब मिला, सवाई इज्जत और मोहब्बत के। अब इसे तकी की इजाज़त दरकार थी। अपनी चारपाई पर लेटकर इसके आने का इंतज़ार करने लगी। ईर्षा तकी के रद्द-ए-अमल से डर भी रही थी। अब इसके बाप ने तकी को बुरी तरह ज़ुदकोब किया था। अब वो इसके रहम करम पर थी, वो जो चाहे सलूक करता है इसके साथ। इसे कौन पूछने वाला था? अगर वो कुछ बुरा ना भी करता तब भी ईर्षा के लिए इससे नज़र मिलाना कितना मुश्किल होगा। वो सारी ज़िंदगी सर नहीं उठा सकेगी इसके सामने। तकी हस्बे मामूल खाना लेते हुए आया था और अपने साथ इसके लिए भी निकाल कर इसे दिया। ये तकी का बड़ापन ही था। ईर्षा ने सोचा, खामोशी से लेकर थोड़ा सा खाना खा लिया। फिर डरते डरते इसे मुखातिब किया, सर मैं अलिशबा के साथ जाकर अपने घर से अपना ज़रूरी सामान ले आऊँ? तकी ने एक बार भी नहीं पूछा कौन सा घर। इसके बजाय इंतहाई खुश लहजे में जो करना करो कहते हुए वहाँ से उठ गया। ईर्षा अपने आंसू ज़ब्त करते हुए मुश्किल उठी। दिल भर आ रहा था। पट्टी खोलकर चादर ओढ़ी, फिर बाहर निकल आई। लेकिन एक लम्हे को चकरा कर आई कि इसे जाना किस तरफ है। ये इसका अपना कस्बा था, मगर इस तरफ कभी नहीं आई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किस तरफ जाए। लेकिन फिर अंदाजे से किसी तरफ जाने की बजाय वहाँ से गुजरती एक औरत से अपने मोहल्ले का नाम बताकर रहनुमाई ली। इसने चादर से अपना मुंह ढांप लिया। आंसू इसकी चादर में जज़ब हुए तो बहुत महीनों बाद इस तरफ आई थी। अलिशबा के घर के दरवाजे को देखकर इसे लगा जैसे लंबी मसाफत के बाद टूटी फूटी अपना में पहुँच गई हो। अलिशबा ने के घर का गेट खटखटाने से पहले मुड़कर इसके मुकाबले अपने घर को देखा। इसके दिल में टीस सी उठी। पहले सब कितना अच्छा था। इसने खिसकी ली, फिर बहती आंखों के साथ अलिशबा के घर का गेट दोनों हाथों से पीट डाला। वो किन वक्त दिक्कतों से यहाँ तक पहुँची थी वो बस वही जानती थी। गेट अलिशबा की छोटी बहन ने खोला। हैरान नजरों से रोती हुई ईर्षा को देखकर पूछा, ईर्षा बाजी क्या हुआ? फिर अंदर की तरफ मुँह करके जोर से अलिशबा को आवाज़ दी। अलिशबा किचन से निकली। ईर्षा को देखकर दौड़ती हुई इस तक पहुँची। बेख्तियारी से गले लगाते परेशानी से पूछा, ईर्षा क्या हुआ? कहाँ गायब हो? 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? और ये ज़ख्म किसने मारा तुम्हें? कोई जवाब दिए बिना ईर्षा अलिशबा के गले लगी हिचकियों से रोती थी। कुछ तो बोलो। अलिशबा का दिल होल रहा था। बहुत देर बाद संभल कर पानी पे और अलिशबा को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर अलिशबा का तो होश ही उड़ गए। वो मुंह पर हाथ रखे कितनी देर सदमे के आलम में बैठी रही। मेरे खुदा, नूर ऐसा कैसे कर सकती है? और तुम्हारे फादर, तुम्हारी शादी होगी, वो भी सर तकी से? वो तो इस इलाके के हैं भी नहीं। वो कौन है, कहाँ से है, तो शायद टीचर्स को भी नहीं पता। बेयकीनी से तेज़ तेज़ बोलते हुए गड़बड़ाई से एहसास हुआ अपनी दोस्त को मज़ीद परेशान करिए। खैर प्रिंसिपल साहब को तो पता ही होगा सर के बारे में सब। ज़ाहिर है इन्होंने कुछ सोच कर ही किया होगा। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम हौसला रखो। अब क्यों ढारसमंद आई? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ तो हमें पता ही नहीं चला। तुम्हारे कॉलेज ना आने पर तुम्हें कॉल्स करती रही, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया और फिर कल दी नंबर ही ऑफ हो गया। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई होगी। अलिशबा खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। अलिशबा बाकी चीज़ें तो मैं यहाँ से ले जाऊँगी, पुराने यूनिफॉर्म भी रखा है, लेकिन आधी किताबें नोट्स तो वहीं रह गए। ईर्षा ने वो बात की जिसके लिए वो यहाँ आई थी। इसकी आवाज़ रोने से भारी हो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास जो है सब हम मैनेज कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अलिशबा ने इसे परेशानी से निकालने की कोशिश की। अलिशबा के अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। दोनों ने जाकर ईर्षा के घर को खोला और ज़रूरत की चीज़ें उठाई। अलिशबा अपने छोटे भाई के साथ ईर्षा को छोड़ने आई थी। घर का गेट इसी तरह खुला था ताकि कमरे में नहीं था। तीनों ने सामान रखा। अलिशबा ने कमरे में इधर उधर देखा और चारपाई पर अपने भाई के साथ बैठ गई। ईर्षा इसके सामने चारपाई पर बैठ के वो बहुत थकी थकी और कमज़ोर लग रही थी। वो ईर्षा से पूछना चाहती थी कि सर का रवैया इसके साथ कैसा, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश रही। वो अंदाज़ा कर सकती थी कि आने वाला वक्त इसके लिए खासा कठिन होगा। ईर्षा गेट बंद करके अंदर आई, फिर किचन के पिछले दरवाजे से झांक कर देखा। तकी सीढ़ियों पर लैपटॉप खोले बैठा था। इसने ईर्षा की मौजूदगी महसूस करके भी इसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ईर्षा ना मांग के रगड़ती वापस कमरे में चली गई। यार वो भी अपनी तरफ से जायज़ है, लेकिन कसूर तो ईर्षा का भी नहीं है ना। अगले दिन कॉलेज में ब्रेक से पहले प्रिंसिपल साहब ने ईर्षा को अपने ऑफिस बुलाने पर इसने बहुत से लोगों का मतवजा होना महसूस किया था। ये बात कॉलेज में इसकी तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से फैली थी। सर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। ईर्षा के इजाज़त तलब करने पर प्रिंसिपल साहब ने इशारे से आने की इजाज़त दी।
फिर फ़ोन बंद करके इसकी तरफ मुतवज्जो, बैठे बेटा कैसी हैं आप? फ़ाइन सर, इरसा ने बहुत हल्की आवाज़ में जवाब दिया। इरसा बेटा आप हमारे कॉलेज की बेहतरीन तालिब हैं, सर ने बात का आगाज़ किया। जो भी हो वो एक गलत फहमी का नतीजा था, ये मैं जानता हूँ। मैंने इसी वक्त सदाकत साहब इरसा के बाबा के कारोबारी शराकतदार से आपके वालिद साहब का नंबर लेकर इन्हें कॉल की थी, लेकिन इनका रवैया बड़ा मायूस कुन था। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन्होंने जो आखिरी बात की वो ये थी कि वो इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। मुझे दोबारा नजर आई तो मैं जान से मार दूँगा। और मज़ीद इसी किस्म की कुछ बातें यकीनन वो होंगी जो वो अभी इरसा के सामने दोहरा भी नहीं पा रहे थे। फिर कुर्सी से ज़रा आगे झुककर मज़ीद कहा, बेटा इस वक्त मुझे जो हल सूझा मैंने वो तजवीज़ के तौर पर सबके सामने रखा। फिर तकी साहब की रजामंदी से निकाह हुआ। ईसा को बगौर देखा। बेटा आप परेशान मत हो, प्रिंसिपल साहब ने पेशानी मसली। मैं तकी साहब और इनके भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मज़ीद कोई मसला हुआ तो वो तो आप बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। इनके लहजे में खलूच छलकता था। यस सर, इरसा पर मुश्किल बोल पाई। इसके गले में आंसुओं का गोला अटक रहा था। वाकई कुछ आसमानी और बहुत मुकद्दस रिश्ते भी हमें रास नहीं आते, जैसे मेरी माँ को शौहर और मुझे बाप। आंखें मीच कर खोली। प्रिंसिपल साहब ने बात ख़त्म करके इसे जाने की इजाज़त दी तो इरसा मरे मरे कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। 2 हफ्तों बाद ज़िंदगी इसी डगर पर चलने लगी थी। जाने कितनी मुद्दत तक चलती, इंजाम क्या होता। इस सब से बेखबर वो दोनों बस दिन से रात और रात से दिन कर रहे थे। इरसा के आने से पहले तक ही बाहर खाना खाता था, लेकिन कभी कभार घर में भी बना लेता था। इसलिए कुछ सामान भी ला चुका था जो बाकी था। इसकी लिस्ट और जो चीज़ें इरसा को ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए थी, इनकी लिस्ट बनाने के लिए इसने इरसा से कहा। इरसा को सिर्फ पढ़ने और अपने पौधों में दिलचस्पी हुआ करती थी। इसकी माँ ने इससे कभी कोई काम का नहीं कहा था, ना इसको खुद कभी ऐसा ख्याल है। वो बहुत दिलजमी से पढ़ती थी क्योंकि इसकी माँ इससे बहुत सिर्फ अच्छे ग्रेड्स चाहती थी। लेकिन अब ज़ाहिर है खाना और घर के काम दिगर काम इरसा को करने थे, सो इसने लिशबा से पूछकर कुछ उल्टा सीधा खाना बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो भी जैसा भी होता खामोशी से खा लेता। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मुखातिब नहीं होते थे। तकी सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करता था और इरसा के लिए ये भी मुश्किल था। तकी इतना संजीदा और लिए दिए रहता कि इरसा की हिम्मत ही नहीं होती कि इससे कोई बात कर पाती। तकी सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं तकी इतना संजीदा और लिए दिए रहता कि इरसा की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इससे कोई बात कर पाती। इरसा और तकी का जो उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता था वो भी अब ऐसा नहीं रहा था। पहले जो बात समझ में नहीं आती बड़े एतमाद से पूछ ले करती थी, मगर अब ऐसा नहीं होता। इरसा को इससे मुखातिब करने से डर लगने लगा था। इसे लगता कि वो इससे मुखातिब करेगी तो अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा इस पर निकाल देगा। कॉलेज में इनका ताल्लुक एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। लोग बहुत कुछ भूलते ना इसे भूलने दे रहे थे। क्लास की वो लड़कियां जो पढ़ाई या दूसरी गैर निसाबी सरगर्मी में कभी इरसा के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाई थी, अब इस सारी जलन का बदला लेने के लिए वक्त था। इसको देखकर सरगोशियाँ करना, तंज करना, तकी के हवाले से बातें करना, फिर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर हंसना इनका पसंदीदा मशगला बन चुका था। इस सब की वजह से इसका एतमाद ख़त्म होता जा रहा था। पढ़ाई से इसका दिल उचाट हो गया था, जिसकी वजह से इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स पर वाज़ा फ़र्क पड़ा। बल्कि अब इसका कॉलेज आने को दिल नहीं करता था। वो अक्सर कॉलेज आते हुए पूरा रास्ता सोचती कोई गाड़ी से कुचल कर निकल जाए या कॉलेज में ब्लास्ट हो जाए, सिर्फ वो मर जाए, ज़लज़ला और कॉलेज की बिल्डिंग गिर जाए और वो अंदर ही दब कर मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ किसको बताती? ले दे के लिशबा ही थी, लेकिन वो कौन सा तजर्बा कर औरत थी? वो भी तो इरसा की तरह कम उम्र नादान सी लड़की थी। लिशबा अतुल मकान इसे समझाने की कोशिश करती कि उसे लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए और खामोशी से अपना काम करना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पाया था। लोगों के रवैये और तंज़िया बातें से कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगती थी। वो बुरी तरह हर्ट होती थी। वो अक्सर गायब दिमागी किसी कैफियत में कॉलेज से उठाती, जैसे अभी किताब खोलकर बैठी थी और पढ़ कुछ नहीं रही थी। किस देर इसी तरह बैठे रहने के बाद इसने सर उठाकर तकी को देखा। वो कुर्सी पर बैठा कल के लिए लेक्चर्स तैयार कर रहा था। इरसा की तरफ इसकी पुश थी। इसके दिल में मज़ीद बोझल हो गया। जाने सर की ज़िंदगी पहले कैसी थी? कौन कौन था इनकी ज़िंदगी में? पता नहीं कितने लोगों की जिम्मेदारी थी इन पर, और मुझे मेरी तमाम ज़रूरियात के साथ इनके सर पर थोप दिया गया। वो तकी के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि तकी ने इसको अपने बारे में कुछ बताया था ना इसने कभी कुछ पूछा था। लेकिन तकी के रवैये से एक बात समझ चुकी थी, उसे सख्त नापसंद करता है। इस दिन उर्दू की क्लास थी, आखिरी पीरियड था, लेकिन सर नहीं आए। सर हमीद बड़ी उम्र के शफीक से प्रोफेसर थे। इरसा तशरीह में लिखने के लिए हवाले के शेर नोट कर रही थी जो सर ने लिखवाए थे, लेकिन इरसा नोट नहीं कर सकी थी। इरसा को शेर याद नहीं रहते थे, लिखकर बार बार दोहराने पड़ते थे। और मेरी भैन इरसा, मैंने भी नहीं शेर याद रहते सी। तो फिर मैं जो कोई नवा शेर याद करके आती सी ना, तो बाद जो मेरे फ्रेंड्स और मैं पढ़ के असी दूर होंगे सी कि रीजा तू की बना आई शेर न। जब भी कुछ याद रहता। थोड़ी देर बाद तकी क्लास में दाखिल हुआ। सब लड़कियाँ इसकी तरफ मतवज्जो हुई। दरमियान से किसी की आवाज़ आई, सर ये तो सर हमीद की क्लास है। जी वो नहीं आए, इसलिए मुझे भेज दिया गया। तकी ने नज़र घुमाकर बोलने वाली को तलाशना चाहा। सर इनके फ़ादर की डेथ हो गई है, राफ़े ने बताया। इनके फ़ादर अभी तक ज़िंदा थे? तकी मासूमियत भरी हैरत से बोला और हाथ में पकड़ी किताब खोल ली। इरसा समेत पूरी क्लास के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। ये भी ना, साथी टीचर के बारे में भी कोई ऐसे लाइलम हो सकता भला? इरसा ने लिशबा को देखा, शायद वो भी ये सोचती। सर आपके फ़ादर हैं? राफ़े ने बड़ी हिम्मत दिखाई। यही बेहतर है, जो दिल लो पूछ तो लेती है। इरसा ने सोचा, जवाब के लिए तकी की तरफ मतवज्जो हुई। 2 महीने हो गए ऐसे रहते हुए, चलो कुछ तो पता चले।
तकी किताब में कोई चीज़ इन हमाक से देख रहा था। जी? चौंक कर सर उठा और राफिया को सवाली नज़रों से देखा। सर आपके फादर हैं? राफिया ने अपना सवाल दोहराया। अपना पढ़े बच्चे, शाबाश, ये तकी का जवाब था। अब दोबारा अपनी किताब की तरफ मतवजा हो चुका था। इस पर राफिया अपना मुँह लेकर रहेगी, जबकि इरसा ने सोचा कुछ ना ही पूछना बेहतर है। तो होर की पूछ के किड़ा को जवाब मिल गया। गर्ल्स आप कुछ पढ़ लें और क्लास से बाहर आवाज़ ना आ जाए प्लीज़। और कुछ शक्ल पर ढेरों बेजारी ले क्लास से निकल गया। शायद पूरा दिन खड़े खड़े थक गया था। तकी का आखिरी पीरियड फ्री होता था। राफिया ने पीछे अपनी सीट पर बैठे बैठे इरसा को आवाज़ लगाई। इरसा तुम बताओ, सर के फादर हैं? तुम्हें तो पता ही होगा सर की फैमिली के बारे में। इस बात पर सब लड़के इरसा की तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखने लगी। इरसा ने तूक निकला, वो क्या जवाब दे, वो भी इतनी अनजान है जितना कि वो सब। इरसा ने सर घुमाकर राफिया को देखा और वो बिगड़े हुए लहजे में बोली, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है सर की फैमिली में? अपने काम से काम रखो। और किताब चेहरे के आगे कर ली। अक्सर लोगों के पास जब किसी बात का जवाब ना हो तो वो जवाब देना ना चाह रहे तो उल्टा अगले पर बिगड़ कर जान छुड़ाते हैं। इरसा ने भी यही किया। सर्दी अपने रूज पर थी और इस रात तो सर्दी इतनी पड़ी कि इरसा को कंबल सर्दी की शिद्दत के सामने कम लगने लगा। वो कब से सर्दी से ध्यान हटाकर सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। इरसा के दांत बचने लगे। पता नहीं रात का कौन सा पहर था, सुबह कब होनी थी। वो दुआ कर रही थी कि जल्दी सुबह हो जाए, वरना तो अकड़ कर मर जाएगी। इतनी सर्दी और अंधेरे में वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उठी और टांगे सीने से लगाकर बैठ गई। कंबल अच्छी तरह अपने गिर्द गिर्द लपेटने की कोशिश की। बहुत देर इसी तरह बैठने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किधर गया? इसे ठंड अपने जिस्म से लहरें बनाकर गुजरती महसूस हो रही थी। इरसा ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया। वो आवाज़ दबाकर घुट घुट कर रो रही थी, मगर कभी किसी सिसकी की आवाज़ से कमरे की खामोश फिजा में इर्तियाश पैदा हो जाता। बैठकर रोते रोते हुए इसकी बाकायदा हिचकी बन चुकी थी कि इसे एहसास के तहत तकी की आंख खुल गई। कुछ महसूस करते हुए इसे पुकारा, इरसा। तकी की नींद में डूबी आवाज़ पर वो साख्त हुई। इरसा क्या हुआ? इसने दोबारा पूछा। सर्दी है, इरसा बमुश्किल आवाज़ पर काबू पाकर बोल पाई। तकी ने एक झटके से उठकर लाइट ऑन की। इरसा ने डरते डरते तकी की तरफ देखा। रो रो कर इसकी आंखें सूजी हुई थी। पलक की रोशनी पड़ने पर इसके गाल और आंखों की नमी चमकने लगी। वो पता नहीं कब से रो रही थी। तकी अब दोनों हाथ सर पर रखे हैरत से आंखों नीम पर लबों से खड़ा इसे देख रहा था। चल ना, मैं इसी तरह देखते रहने के बाद पूछा, तुम सर्दी की वजह से रो रही हो? आवाज़ में भी हैरत नुमाया थी। इरसा कोई जवाब दिए बगैर इसी तरह देखती रही। तकी ने नफ़ी में सर लहजा से अल्फाज गुम हो गए। फिर आगे बढ़कर अपना कंबल उठाया, इसको डबल किया और इरसा की तरफ मुड़ा। लेटो। इरसा लेट तो गई, लेकिन अगर वो अपना कंबल इसको दे रहा था तो इसने खुद क्या करना था? इरसा को नई परेशानी लाहक हुई। तकी ने अपना कंबल इसे उड़ा दिया। तकी का कंबल ज़्यादा बड़ा और भारी था। इरसा ने एक लम्हे को आंखें मूंद कर सुकून महसूस किया। फिर आंखें खोली, सर उठाकर तकी को देखने लगी। तकी ने अपना गर्म जैकेट पहना, फिर नीचे झुककर अपने जूतों से जराबें निकाल कर पहनी। इधर उधर देखा, तकिए के साथ पड़ी हुई ऊनी टोपी उठाकर पहनी। फिर तकिया और अपना मोबाइल उठाकर चारपाई की चादर उतारी। आगे बढ़कर लाइट बंद कर ली और चादर ओढ़कर सो गया। इरसा को अब भी इसकी फिक्र हो रही थी, इतनी सर्दी में बिना कंबल के वो कैसे सो पाएगा। मगर कुछ देर बाद तकी की आहिस्ता आहिस्ता खराटों की आवाज़ पर मुतमिन होकर दांत निकाल और कंबलों में मुँह छुपा कर करवट ली। फिर कुछ ही देर बाद नींद की वादियों में उतर गई। चल तू तो सोइया, आराम ना हो, जिद्दा सोएगा नहीं सोएगा, तेरी कादी सिर दर्दी है बीबी। सुबह नाश्ता बनाते हुए इरसा मुसलसल सोच रही, को तकी से पूछे कि रात को ठीक सोया था, इसको सर्दी तो नहीं लगी। लाशौरी तौर पर शक्कर के जज्बे के ज़ेर असर शुक्रिया के तौर पर इससे ये भी पूछना चाहती थी। इससे पहले इरसा ने कभी कोई बात नहीं करने की कोशिश नहीं की थी। आज करना चाहती थी, लेकिन बराह रास्त शुक्रिया अदा करना इसके लिए एक मुश्किल अमर था। हाँ, मुझे ज़रूर पूछना चाहिए। एक बार मुसम्मम इरादा करते हुए नाश्ता बाहर लाकर रखा। नाश्ता करते हुए इरसा ने तकी को देखा, फिर फ़ौरन नज़रें झुका ली। अब पूछती हूँ। फिर चोर नज़रों से देखा तो एहसास हुआ कि कोई बात करना तो दूर की बात, इसके लिए नज़र भर कर तकी को देखना भी मुश्किल था। सर को सिर्फ लेक्चर के दौरान ही देखा जा सकता है, इसने सोचा। फिर तकी के हाथों को देखा। वो इसके छोटे छोटे पराठों के बड़े बड़े नवाले ले रहा था। कुछ भी हो, एक बार पूछूंगी ज़रूर। 1 2 3, मगर बोला ही नहीं गया। नाश्ते के बाद तकी के लिए चाय लेने किचन में गई। चलो पूछती हूँ चाय कैसी है। चाय का कप उठाया और खामोशी से देकर वापस आ गई। बोली, कुछ नहीं। उफ़, क्या मुसीबत है, बोला ही नहीं चाहता कुछ। बुरी तरह झल्लाई। अपनी इस कम हिम्मती पर काउंटर पर हाथ रखे सामने पड़े जग को घूरती रही। जल्दी करो, देर हो रही है। बाहर से तकी की आवाज़ से होश में लाई। वो ओह कहकर वॉशरूम की तरफ भागी। जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई, शूज़ पहनकर चादर ओढ़ी। तकी चाय पीकर कप अंदर रख कर आया और अब मोबाइल पर कुछ देख रहा था। असल में इरसा के तैयार होने का इंतज़ार कर रहा था। इरसा ने बैग उठाया। बैग रात को ही पैक कर रखती थी। ताले से चाबी निकाल कर तकी को थमाई, खुद दरवाजे बंद किए। गेट को ताला लगाकर तकी के पीछे चलने लगी। चलो अब पूछती, चाय का पूछूं या रात का? चाय का तब पूछना चाहिए था ना, अब सर्दी का पूछती हूँ। फैसला करके तेज़ कदम उठाते हुए तकी के करीब जाने की कोशिश की, खामोशी से चलती रही। यहाँ तक कि कॉलेज का गेट नज़र आने लगा। फिर मुंह बनाया, सर छटकर अचानक ज़ोरदार आवाज़ में बोली, सर आपको रात सर्दी तो नहीं लगी थी? फिर एहसास हुआ कि आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी, मगर तकी ने कुछ चौंक कर अपनी रफ्तार कम करते हुए इसे देखा। नहीं, सर्दी नहीं थी, और मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके में कुछ खास सर्दी पड़ती होगी। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे सर्दी से कुछ नहीं बिगड़ता। अपने मखसूस में लानत भरे अंदाज में जवाब दिया। और हर बार मसाइल सिर्फ रोने से हल नहीं हो जाएंगे। कुछ तौक़ुफ़ के बाद अपनी बात
में इजाफा करते स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गए। यानी कहना पड़ेगा ये मसाइल के हल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मगर ईसा ने इस बात पर गौर करने की कोशिश ही नहीं की। वो इस बात पर खुश हो रही थी कि इसने एक बात पूछ ली और सर ने इसका जवाब भी दिया, वो भी इतना लंबा। पहाड़ी लोग। क्लास में दाखिल होने से पहले इसने यूँ मुँह बनाकर सर हिलाया जैसे किसी तफ्तीशी अफसर के हाथ बड़ी अहम मालूमात लग गई हो। ते होर मसा मसा तो कुड़ी ने कुछ पता लग गया। हर 3 माह बाद कॉलेज में तमाम मज़ामीन की एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार होती थी। ईसा की रिपोर्ट तकी को मिली। इस वक्त तो तकी अपनी फ़ाइल में रखकर क्लास लेने चला गया। अब घर आकर रिपोर्ट देखी तो उसका दिमाग घूम गया। कहीं से नहीं लग रहा था ईसा हाशिम की रिपोर्ट है। तकी सिर्फ ईसा की वजह से यहाँ रुका हुआ था। वो चाहता था ईसा यहाँ अपना ये साल पूरा कर ले। वो इसे कहीं और ले जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर ईसा की पढ़ाई का मसला ना होता तो किधर गया, वो कब का यहाँ से जा चुका होता। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी इसके लिए मसला ना बनता। वो प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त कर सकता था। वो जानता था हालात को देखते हुए इसे रोकेंगे नहीं। मगर ईसा तकी ने कमरे में दाखिल होती ईसा को देखा से शदीद गुस्सा है। हालांकि वो गुस्सा होना नहीं चाहता था, उसको नरमी से समझाना चाहता था कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो जो आइंदा इसके काम आती। मगर उठकर इस तक पहुंचा और एक झटके से इसका बाजू पकड़ कर इसका रुख अपनी तरफ करके इसके हाथ में रिपोर्ट पकड़ाई। ये है तुम्हारी रिपोर्ट, मुझे बताओ हम किस लिए हैं इस हिसाब में। अगर इसी तरह पढ़ना तो बेहतर है कि छोड़ दो। अपनी वजह से मुझे भी ख्वार मत करो प्लीज़, हर चीज़ को ज़ाया होने से बचाओ। सुर्ख और तने हुए चेहरे के साथ इंतहाई सख्त और खुरदरे लहजे में कहते हुए इसका बाजू छटकर कमरे से बाहर निकल गया। रिपोर्ट ईसा के हाथ से छूट कर नीचे जा गिरी। वो एक बुत की तरह साख्त खड़ी थी, लेकिन आंखों से निकलते आंसू थोड़ी से कतरों की सूरत में फिसलते चले गए। क्या मैं हमेशा से ऐसी हूँ? इन हालात में जब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं, बातें बनाते, हर वक्त किसी अनजाने खौफ के हसार में रहती हूँ कि अभी कुछ हो जाएगा। जैसे पहले सारे रिश्ते मुझसे छिन गए, आप भी मुझे छोड़ देंगे। एक लम्हे का सुकून नहीं मिलता मुझे। कैसे पढ़ूँ मैं? याद किया हुआ सबक भूल जाता है मुझे। फिर क्या करूँ मैं? मार्क्स कैसे आ सकते? मेरी जगह कोई भी हो, आप भी तो हो तो नहीं पढ़ सकते। अब वो ऊंची आवाज़ में रोते हुए शिकवा गुना थे। उन्होंने केड़ा असर होना जिद्दे तो शिकवे कर रही हैं। इंग्लिश की क्लास ख़त्म हुई तो ईसा और लिशपा भी मैडम के साथ किधर गया मैडम के पीछे बाहर निकले। अगला पीरियड सर तकी का था। लिशपा ने हाल के सतून के साथ टेक लगाते हुए ईसा को गौर से देखा। ईसा क्या बात, बहुत चुप हो, कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई यार, सूजे मुँह के साथ इधर उधर देखती हुई वो बोली। ईसा बातें छुपाने लगी हो मुझसे? इससे पहले ईसा कोई जवाब देती सर बिलाल पास से गुजरे। वो मैथ्स के प्रोफेसर थे। दोनों ने बेवक्त सर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप लोग? रुक कर मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है सर, अलिशपा ने जवाब दिया। ईसा आपके टेस्ट। ईसा को देखते हुए मानीगिरी से जुमला अधूरा छोड़ा। ईसा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इस बात पर पहले भी काफ़ी कुछ सुन चुकी थी। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चले कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, हम आपसे बहुत सी तवक्कात वाबस्ता किए हैं। सर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। तकी पास से गुजर कर क्लास में जा रहा था। अलिशपा ने सलाम किया, लेकिन ईसा बिलाल साहब की तरफ ही मतवज्जा रही, जैसे देखा ही ना हो। ईसा ने सर बिलाल की बात समझ कर सर हिला दी। इंशाल्लाह सर, मैं आपकी तवक्कात पर पूरा उतरूँगी। इसने वाकिफ तवज्जो से पढ़ने का तहैया किया था। सर बिलाल से बात करके दोनों क्लास के दरवाजे तक आई। मैं आई कम इन सर? लिशपा ने पूछा। नो। इंतहाई कहरआलूद नज़रों से घूरते हुए फरमाया गया। हैं क्यों? दोनों को हैरत का झटका लगा। जब टीचर क्लास में तो आप बाहर के कर रही थी? सर हम सर बिलाल से बात कर रहे थे, लिशपा ने जवाबन कहा। बहरहाल आपको मुझसे पहले क्लास में होना चाहिए था, आप बाहर ही रहे। ये क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखा। सर आप अभी तो क्लास में आए, हम बाहर घूम नहीं रहे थे? आपने भी देखा हम सर से बात कर रहे थे। लिशपा चुप रह नहीं सकती थी भला। इसके जवाब में सर 4 कदम आगे और क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। यूँ मुँह पर दरवाज़ा बंद होने पर एक लम्हे को दोनों का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो लेट थी मगर पूरा 1 मिनट भी नहीं। इससे पहले आगे लड़कियां भी सीटों पर बैठ रही थी। फिर तुमने देखा इस आदमी को? ईसा की आंखें लबालब भर गई। हाँ देखा, डायलॉग्स पर नहीं एक्शंस पर यकीन रखता है। अलिशपा हंसते हुए बोली। ईसा को हैरत हुई इसके हंसने पर। इनके डायलॉग्स भी इतने बुरे होते हैं। इसके जहन के पर्दे पर कल शाम का मंजर ताज़ा हो गया। कल तो बुरी रिपोर्ट पर इतना सुना रहे थे, आज खुद ही क्लास से निकाल दिया। अच्छा वाकई? वैसे तो बोलते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। अलिशपा हमस मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी जब तुम सर से बात करी थी मुझे लगा तुम्हें अभी रो दोगी और अब तुम हंस रही हो। ईसा ने उलझ कर पूछा। देखा मैं अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ ना? अलिशपा ने आंखें मटका कर पूछा। हाँ ज़रूर, ईसा ने दांत पीछे। दरअसल अलिशपा को इतनी बेइज्जती महसूस हुई थी। साफ नजर आ रहा था टीचर स्टूडेंट वाला मामला नहीं है। वो इस वक्त ईसा की वजह से बाहर खड़ी थी, मगर ईसा के देखा तुमने इस आदमी को कहने पर फ़ौरन संभल गई। वो जानती थी ईसा पहले परेशान हो, मजीद इसको बददिल होने से बचाने के लिए बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश करी थी। अच्छा जी, यार सब क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने हमें ऐसे देखा और पूरी क्लास हंस रही होगी हम पर। ईसा बस होने लगी। ओ कम ऑन ईसा, ये चीज़ स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है। हिस्सा है यार, कल को हंसोगी से याद करके। अलिशपा ईसा का बाजू पकड़ कैंटीन की तरफ चलते हुए बोली। और जहाँ तक बात है क्लास के हंसने की, तो तुम अगले पीरियड से नोट करना शुरू कर दो कि किसकी किस बात पर इस किस्म की इंसल्ट होती है। जिसकी इज्जत होती जाए इसका नाम नोट करो। तुम देखना 2 दिन में पूरी क्लास के नाम लिखे होंगे तुम्हारे पास। इस बात पर कौन रोता है? यूँ पागल हो तो बिल्कुल।
मैं इस बात पर कभी हंस नहीं सकती। इर्सा पर कोई असर नहीं हुआ। लिशबा सर पकड़ कर कुर्सी पर बैठ गई। इर्सा प्लीज़ ना यार, क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हो? लिशबा बेचारगी से गोया गई। अलिशबा एक छोटी बात नहीं है, दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं एक नकारा चीज़ हूँ, दूसरों पर बोझ। तुम समझ नहीं सकती है कितनी तकलीफ की बात होती है। अलिशबा की तरफ झुककर बड़े पुरदर्द लहजे में इसे बताया, तुम खुदा हो जो किसी को तुम्हारी ज़रूरत होगी। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और क्यों बोझ बनी हो दूसरों पर? खुद को इतना मजबूत करो कि किसी पर कोई बोझ ना रहे। हाँ, इसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। इस वक्त का इंतज़ार हौसला और हिकमत अमली से करो। इस तरह रोते बसोड़ते मजलूम बनकर नहीं। तुम्हें इस सोच से आज़ाद होने की ज़रूरत है कि तुम नकारा और कुछ नहीं कर सकती। तुम इंसान हो, और इंसान कुछ भी कर सकता है, बशर्ते पागल मखबूतुल हवास ना हो। बस और कुछ नहीं, यही चाहिए दिमाग, और दिमाग को मस्बत सोच का पेट्रोल दो। और मस्बत सोच दुआ तो तवक्कल और उम्मीद से मिलेगी। छोटे बड़े अच्छे बुरे वाक़यात को कोई खुद पर हावी होने क्यों होने दे। इंतहाई कड़े लहजे में कहा गया। दोनों ने झटके से सर उठाकर देखा। ये अक्षरा बाजी थी। अकर्षरा बाजी थी, MA फाइनल ईयर की स्टूडेंट। आप? इर्सा के लब भी ले। हाँ जी, पास से गुजरे तो तुम्हारा शिकवा कानों में पड़ा, तो ये जवाब शिकवा था। इर्सा ने जेब में डालने को मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे मेरा बच्चा, तुम्हारे पास ये हुस्न असावी खूबी है। खूबसूरती और मासूमियत, क्या इम्तजाज है। वाह, कौन ना मर जाए हुस्न खूबसूरती के इस पैकर पर। आप इर्सा को गज़ल तो नहीं लिख रही? लिशबा ने हंसते हुए पूछा। ये काम हम तकी साहब पर छोड़ते हैं। आकर्षा ने आंख मारी, साथ ही कहका लगाया। इर्सा घबराकर पानी के बहाने वहाँ से उठकी, लेकिन अक्षरा बाजी की बातों ने इसे परेशानियों नाउमीदी के संसार से निकलने में मदद दी, जिसमें वो कल शाम से कह रही थी। चलो, अक्षरा बाजी का कोई तो फ़ायदा होया। जैसे ब्रेक हुई, इर्सा और अलिशबा भी बाकी लड़कियों की तरह धूम सेंकने ग्राउंड में की तरफ जाने के लिए क्लास से निकली। मिस समरा सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। दोनों ने आगे बढ़कर इन्हें सलाम की, तो मिस समरा ने मुस्कुराकर खुशदिली से जवाब दिया, बच्चे एक गिलास पानी पिला दें। श्योर मैम। दोनों मुस्तैदी से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि टीचर्स के लिए पानी स्टाफ रूम में रखा जाता था। नहीं, मिस समरा बहुत पसंद थी। खासतौर पर इर्सा को बड़ी खुशी होती थी इनका कोई काम करके। स्टाफ रूम में तकी भी बैठा था और 2 और टीचर्स भी थे। इर्सा ने एक नज़र तकी को देखा, मगन सा बैठा अखबार पढ़ा था। इर्सा ने कांच के नफीस से ग्लास में पानी भरा और बाहर ले आई। कॉलेज की तीनों ख़वातीन टीचर स्टाफ रूम से बाहर धूप में बैठी थी। इर्सा ने पानी का ग्लास मिस समरा की तरफ बढ़ाया, जिन्होंने थैंक्स कहते हुए पकड़ लिया। इर्सा, मुझे भी पानी ला दो। मिस सदफ़ का लहजा हमेशा की तरह खख्तगी लिए हुआ था। यस मैम। इर्सा ने थूक निकला। वो हमेशा पाक स्टडीज़ की चीज़ों से खाइफ होती थी। दोनों ने फिर स्टाफ रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अलिशबा, मिस सदफ़ ने पुकारा, तो दोनों ने रुककर सवालिया नज़रों से इस टीचर को देखा। इर्सा, तुम पानी ले आओ। मिस सदफ़ ने दांत पीसे। जी। इर्सा तेरी से स्टाफ रूम की तरफ चली गई। अलिशबा, तुम इर्सा की असिस्टेंट हो या बॉडीगार्ड? मिस सदफ़ ने तमस्कराना मुस्कुराहट के साथ पूछा। हम फ्रेंड्स और स्कूल से एक दूसरे के साथ हैं, हमें साथ रहना अच्छा लगता है। इसमें असिस्टेंट या बॉडीगार्ड वाली क्या बात है? एतमाद से आंखों में आंखें डालकर बात करना लिशबा का खासा था, चाहे सामने कोई भी हो। हाउ स्वीट। इतने पुराने दोस्त कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, मुझे तो याद भी नहीं मेरे साथ स्कूल में कौन कौन था। मिस समरा हमेशा की तरह चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए बोली। क्या आप में कभी झगड़ा नहीं हुआ? इस बार मिस सिद्रा ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। जहाँ इख्तलाफ होता है वहाँ वो अक्सर मेरी मान लेती है। कभी मैं इसकी मान। अलिशबा मुस्कुराई। बहुत अच्छे भाई। दो जवाब में दोनों टीचर्स भी हंस पड़ी। ठीक है, आप जाएं। मिस सदफ़ ने इसे वहाँ से हटाया। अलिशबा चली गई। चौकीदार ने इनके सामने पिज़्ज़ा और चाय ला कर रखी। इर्सा भी पानी ले आई। अब पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी और मिस ने चाय का कप उठा लिया। मिस समरा का पिज़्ज़ा अलग करके सीधी हुई तो पिज़्ज़े का पीस अलग करके सीधी हुई तो इर्सा को देखा। इर्सा, पानी रखते हैं यहाँ। इनके सामने छोटा सा बेंच पड़ा था। इर्सा ने झुककर ग्लास बेंच पर रखा और जाने के लिए मुड़ी। इर्सा, तुम्हारी सरतकी की स्टोरी बड़ी इन है आजकल। मिस सदफ़ की आवाज़ थी। इर्सा का दिल ज़ोर से धड़का। अब ये क्या शुरू करने वाली थी? बाकी दोनों टीचर्स ने भी चौंक कर इसे देखा। फिर मिस समरा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी कहते हुए पिज़्ज़ा हाथ में पकड़े वहाँ से उठ गई और चाय का कप वहाँ ही छोड़ दिया। इर्सा रुक गई थी, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। वो कहती भी क्या? बताओ ना, क्या सीन है? इसे इन अल्फाज पर धचका लगा। ये एक औरत, इससे बढ़कर एक उस्ताद के अल्फाज थे। वो मिस सदफ़ के जूतों पर नजर जमा कर खड़ी थी। सर, यहाँ तो बड़े मूड में रहते हैं, घर में भी ऐसे हैं। साथ चाय की चुस्की ली। इर्सा खामोश खड़ी जूतों की नोक देखती रही। वैसे सर तकी हैं बहुत हैंडसम। मिस सिद्रा की आवाज़ पर इर्सा ने एक नज़र इनको देखा। इसकी आंखों में गिला उभरा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इर्सा भी बहुत क्यूट है, कबर अच्छा है। मैम सिद्रा ने इजाफा किया। लेकिन मिस, अभी इन कामों के लिए बहुत उम्र नहीं पड़ी इसकी। मिस सदफ़ को नागवार गुजरी थी ये बात। कहाँ के रहने वाले ये लोग? तुम मिली हो सरतकी की फैमिली से? फिर कुछ याद आने पर पूछा। इर्सा ने नफ़ी में सर हिलाया। या अल्लाह, मुझे गायब कर दे यहाँ से। अलिशबा, बात तो संभाल लेती। इसके तो हवास काम करना छोड़ देते थे ऐसी सूरत हाल में। लड़कियों को तो चुप करा सकती थी, लेकिन टीचर्स इनका क्या करती? देखिए मिस, ना कोई आगे ना पीछे तालीम, ना कोई उम्र, क्या मुस्तकबिल है अब इसका? बड़ी जताती नज़रों से मिस सिद्रा को देखा। इर्सा अगले लम्हे फूट फूट कर रोने वाली थी। इसका मुँह सुर्ख हो चुका था और जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मिस सदफ़ ने मज़ीद कुछ कहने से पहले पिज़्ज़े का बड़ा लुकमा लिया। पिज़्ज़ा ठंडा होने से पहले इससे भी लुत्फ़अंदोज़ होना था ना। जबकि मिस सिद्रा इसको देखते हुए तासुब से सर हिला रही थी। इर्सा, ये टेस्ट है, इनकी लिस्ट पर आकर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
ताकि तेजी से इर्सा के करीब और इर्सा की तरफ रोल किए हुए पेपर्स पढ़ाए। ओ सॉरी, ताकि ने मिस तरफ और मिस तरह से कहा जैसे अपने ध्यान में और अब इससे बेध्यानी में शर्मिंदा हो। इर्सा पेपर्स पकड़कर तेजी से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। इट्स ओके सर, पिज़्ज़ा ले, मिस सरफ ने बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए ऑफर की। अब मिस सरफ दी बड़ी नज़र खराब आ सर तकी देते लानती औरत। नो थैंक्स, तकी तो कल्पन मुस्कुराए। अरे सर, आपको डाइट की क्या ज़रूरत है, हमें ज्वाइन करें, मिस सदफ ने स्टार्ट किया। इस औरत की बेबाकी इसके मैसेज की कॉज तौबा है। नहीं शुक्रिया, अब कहते कल्पन मुस्कुराने की भी जहमत नहीं किया और स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। अब किसी धूप छाँव ने असर नहीं करना था, तकी ने सिर्फ इर्सा को वहाँ से हटाने के लिए किया था। जब इर्सा पानी लेकर निकली तकी ने खफीफ सा सर घुमाकर इसको बाहर निकलते देखा। यहाँ से एक टीचर की कुर्सी का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। तकी की नज़रों ने बाहर तक इसका ताकुब किया। बाहर सर्दियों की सुनहरी धूप फैली थी। इसने सोचा इसे भी चलकर बाहर बैठना चाहिए, इसलिए इसने अखबार लपेटा और बाहर जाने के लिए उठा। बाहर निकलकर इसने इर्सा को एक नजर देखा, वैसे बेहद परेशान लगी। वो लाशौरी तौर पर वहीं रुककर देखने लगा। इस तक आवाज़ पहुंची थी, लेकिन आवाज़ पास से नहीं थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। जब इर्सा ने नफ़ी में सर लाया, तब इसके चेहरे पर जो तकलीफ थी वो बहुत वाज़ेह महसूस हुई इसे। तकी के दिमाग में अलार्म सा बजा, किसी तरह इर्सा को वहाँ से हटाना चाहिए। वो देरी से वापस और इतराज़ से आज का टेस्ट निकाला। इसने अभी 2-3 पेपर ही चेक किए थे। इन चेक किए हुए पेपर्स को ऊपर रखा और बेहद तेज़ी से इर्सा तक पहुँच कर इसे वहाँ से हटाया। वापस आकर बैठ गया। टेस्ट चेक नहीं थे, वो घर जाकर इसे वापस ले सकता था, मगर ये था क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। मगर इस सब में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसे बेहद बुरी लग रही थी। वो ब्रेक टाइम ओवर होने तक गुमसुम बैठा रहा। उन बीवी का एहसास हो रहा होर की हो रहा, तेन जेन तेरा ठिकाने ते आ रहा। और इर्सा क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। लिशबा क्लास के दरवाजे पर ही खड़ी इर्सा का इंतजार करती। इर्सा एक हाथ में पेपर दबोचा, दूसरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से भेजा, तकरीबन भागते हुए क्लास में अपनी कुर्सी तक आई। गालों पर आंसू एक कतार की सूरत बह रहे थे। लिशबा के पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ। इसने बस कुर्सी के हत्थे पर बैठकर दोनों बाजुओं में भेज लिया। इसके पास तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। इर्सा के हाथ में पकड़े पेपर्स बिखर गए थे, जैसे इर्सा खुद बिखर गई थी। अलिशबा, मैं मर जाऊंगी, लोगों की ऐसी बातें मुझे मार देगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सब बर्दाश्त कर सकूं। वो रोते हुए बोल रही थी और आवाज़ में इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी कि लिशबा के भी आंसू निकले। बहुत दर्द होता है मुझे, बहुत हर्ट होती हूँ मैं। ये पिज़्ज़ा खाते हुए मज़ा लेने वाली बात नहीं है। जब वो पूछती है क्या सीन है, वो समझ नहीं सकती मुझ पर क्या गुजरती है। जब वो कहती है ये सब करने की उम्र नहीं थी मेरी, जब वो मुझे बताती है मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं, तो कोड़े लगते हैं मुझे, ज़ख्म बन जाते हैं। वो नहीं समझ सकती कि इन ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला भी कोई नहीं है। अगर इसी तरह ज़ख्म लगते रहे तो मर जाऊँगी मैं। इर्सा ने सख्ती से आँखें मीच कर खोली। अलिशबा ने इसे खुद से अलग किया। इसके आंसू पहुँचे और अपने भी। वो खुद इससे ज़्यादा रो रही थी, मगर ऐसे नहीं चल सकता था। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी इर्सा, हिम्मत हारोगी तो बाकी मर जाओगी। किसी को इजाज़त मत दो कि तुम पर चढ़ाई कर सके। खामोश रहोगी तो इसी तरह पीछे पड़ रहेंगे लोग। खैर, अब मैं देखती हूँ कौन तुमसे कोई ऐसी वैसी बात करता है। फिर नीचे बैठ के तेरी से पेपर समेटे और इर्सा को पानी ला कर पिलाया। ब्रेक टाइम खत्म होने का था, इसे अपनी दोस्त को मज़ीद तमाशा नहीं बनने देना था। कॉलेज से घर तक का रास्ता बहुत मुश्किल से तय किया। इर्सा ने अजीब सी थकन पूरे वजूद पर सवार थी। शाम को बिस्तर पर लेट के बेआवाज़ रोते हुए सोचती रही कि ज़िंदगी में हर चीज़ क्यों उलट सी है। वो ऐसा क्या कर सकती है कि हालात कुछ साल कर हो जाते। धुंध ला गई है हर चीज़, मंजिल के या रास्तों के निशान तक मिट गए। कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? मदद अल्लाह से। इसके दिल से बात है, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, आजिज़ आ गई हूँ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत ज़्यादा, मुझे बचा ले, मुझ पर रहम फरमा। अपनी सिसकियाँ चीखे जबाते अल्लाह को पुकारो। बेशक अल्लाह को पुकारने वाले हाथ खाली नहीं रहते। लेकिन सुबह तक वो इस सब की वजह से बुखार में चल रही थी। कॉलेज न जाने पर लिशबा ने तकी से पूछा और इर्सा के बीमार होने का सुनकर परेशान हुई। दूसरे दिन फिर इर्सा के कॉलेज न आने पर इसने तकी से पूछा था कि उसके साथ जाकर इर्सा को देख सकती है, तो वो इसके घर से इजाज़त लेकर आई थी। फिर क्या एतराज़ होना था। घर के मेन गेट पर ताला लगा था। इर्सा को बाहर नहीं निकलना होता। मजबूरी की सूरत में पिछला गेट अंदर से खोला जा सकता है। तकी ने ताला खोलते हुए लिशबा को वजाहत दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ सर, लिशबा ने कहा। सेन में इर्सा नीम के टिंडमुंड दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर कच्ची ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। लिशबा तेरी से इस तक आई। इर्सा, लिशबा ने इसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए पुकारा। इर्सा ने आहिस्ता से सर उठाकर इसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। वो नंगे पर बैठी थी। कपड़ों और हाथों पाँव पर मिट्टी लगी थी। होंठों पर जमी पपड़ी, उलझे बाल, मसले हुए कपड़े, खाली खाली सी वीरान आंखें जिनमें लिशबा को देखकर भी कोई खास तासुर नहीं उभरा। वो इसे बिल्कुल इस दरख्त की तरह उजड़ी हुई लगी। लिशबा का दिल कट कर रह गया। पहले लिशबा इसे देखती थी तो शहजादी की तरह लगती थी। शहजादी को फ़कीरनी के रूप में देखना इस जैसी मुखलिस दोस्त के लिए एक तकलीफ थी अमल था। लिशबा की आंखों में गुलाबी डोरे उभरे। तकी से देखकर अंदर चला कि यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो इर्सा? धूप में बैठी हूँ, इर्सा की आवाज़ में नकाहत नमाया थी। नहीं, उठो यहाँ से, इस तरह मत बैठो यहाँ। लिशबा इसे उठाकर अंदर लाई। मैं खाना ले आऊँ? ताकि खाने का कहकर बाहर निकल गया। लिशबा को इस पर भी बहुत तरस है। वो भी तो अभी खा रहा था, बिना आराम के इतनी दूर खाना लेने जाता। और इर्सा सारा दिन की भूखी थी। पता नहीं सुबह भी कुछ खाया था कि नहीं। अब इस हालत में पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था यहाँ। इसे बेख्तियार रोना आ रहा था इस वक्त इर्सा को इस हालत में देखकर। लिशबा ने इसके कपड़े बदलवाए, हाथ मुँह और पैर अच्छी तरह धुलवा कर कंघी की। तब इसे कुछ सुकून मिला। ताकि घर खाना लेकर जल्दी आ गया। लिशबा ने खाना निकाल कर ज़बरदस्ती इर्सा को खिलाया। वो बार बार मेरा जी नहीं चाह रहा कि बस कहती, बस करो उल्टी हो जाएगी। अच्छा तुम खुद भी तो कुछ खाओ।
कहती जा रही थी लेकिन अलिशबा ने इसे खाना और दवा खिला कर ही दम लिया। जबकि तकी ने एक नवाला तक नहीं खाया। अलिशबा ने खाना निकाल कर पहले प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई, मगर मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं, कहते हुए किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। दोनों नहीं भूख नहीं है, सानू भूख है, फिर भूख किनू है। 3 छुट्टियों के बाद आज इर्सा कॉलेज आई थी। अलिशबा इर्सा को देखकर तेजी से उठकर इस तक गई। कैसी तबीयत है अब? इसके दोनों हाथ पकड़कर फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ। इर्सा बेख्तियार अलिशबा के गले लगी। तुम जैसे दोस्त अल्लाह हर किसी को दे। बाकी क्लास के साथ सलाम दुआ करके अपनी सीट पर बैठते हुए बोली। आमीन। अलिशबा हंसी। वैसे मैं समझ रही थी तुम कल आओगी, क्या तबीयत कल भी ख़राब थी? नहीं, कल ठीक थी मैं, सर ने मना कर दिया आने से, इर्सा ने बताया। सर ने मना कर दिया? क्यों? अलिशबा को ज़रा हैरत हुई। हाँ पता है ना, कल ना सर ने मुझे केमिस्ट्री के नोट्स दिए और कहा कॉलेज आने की वजह घर बैठकर याद कर लूँ, जितना भी याद कर सकती हूँ मैं, या फिर रेस्ट करूँ, और अगर बोर होती हूँ तो इनका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोई पासवर्ड नहीं लगा और वो लैपटॉप वाले बैग में ही रखी है। इर्सा बड़े हबशाश लहजे में बता रही थी। फिर क्या था लैपटॉप में? अलिशबा पुरजोश हुई। क्या? इर्सा ने कंधे झुकाकर क्या को खींचा। मुझे तो लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता, वो तो बस तकी की ऑफर पर खुश थी। क्या तुमने ऑन ही नहीं किया? अलिशबा को जोश पर पानी फिरा। यार मुझे तो कंप्यूटर तक ऑपरेट नहीं करना आता, लैपटॉप का क्या करती, ख़राब हो जाता तो हो जाता। इर्सा थोड़ी ढीठ हो जाओ यार, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, यकीन करो। अलिशबा को बड़ी मायूसी हुई। पागल, ख़राब हो जाता तो वो क्या सोचते कि मैं कितनी पेंडू हूँ, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। नहीं पता तो नहीं पता, अब इंसान को हर चीज़ का तो पता नहीं हो सकता ना। जब तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें आ जाएगा। इनको कौन सा पता पैदा होते हर चीज़ का पता था? इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा, या हम आसपास इस्तेमाल होते देखकर सीख जाते हैं चीज़ों को। और तुम क्या इस चीज़ को लेकर इस तरह से कमतरी का शिकार हो रही हो? अलिशबा ने जैसे डांटा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कहाँ से कुछ सीख सकती हूँ, कहीं आती जाती तो थी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रात PTV पर 8 बजे वाला ड्रामा देखा करती थी, अब तो वो भी गया। फिर तो एक तुम दोस्त हो और तुम खुद ज़्यादा अक्लमंद नहीं। क्या? अलिशबा ने घूरा। अच्छा तुम बहुत अक्लमंद हो। इर्सा ने हमेशा की तरह फ़ौरन हार मान ली। वैसे तुम कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होती? अलिशबा हंस पड़ी। होती हूँ यार, सभी होते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम किसी की अच्छी चीज़ का मुकाबला अपनी कमतर चीज़ से करते हैं तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और वही बंदा अपनी किसी कमी या महरूमी को लेकर इन्हीं एहसास से दो चार हो रहा होता है। फिर क्या फ़र्क हुआ इसमें और हम में? हैं तो सभी इंसान ना, हमें भी मुतासर होते फिरते हैं अपने जैसे इंसानों से। सोचो ज़रा, जो अल्लाह ने इन्हें दिया है, जो अल्लाह ने नहीं दिया और नहीं देना, वो कोई हासिल कर सकता है अपने बल पर? नहीं ना। असल में हम सभी एक जितने बेबस, मोहताज और आम इंसान हैं। फिर क्या ज़रूरत पड़ी किसी दूसरे इंसान की वजह से कुछ अपना ऐसा वैसा फील करने की? हाँ वाकई। इर्सा ने ध्यान से सुना और फिर समझ के चल रहा है। और ख़ुद को देखो किस बात से मुतासिर हो रही हो। अलिशबा का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वो हंस रही थी। कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बस। इसने अलिशबा के बाजू पर हल्की सी चप्पत लगाई। अच्छा वो खुद क्या करते हैं लैपटॉप पर? अलिशबा ने पूछा। वो बहुत कुछ, कभी नोट्स बनाते हैं वहाँ देखकर, कभी मूवी, म्यूज़िक और ख़बरें वगैरह सुनते हैं, कभी बातें करते हैं जैसे कॉल पर करते हैं ना लोग, ऐसे। कभी किससे बात करते हैं? अलिशबा ने फ़ौरन टोका और पूछा। लोगों से? किन लोगों से? अलिशबा ने सर पीटा। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी जानती हूँ किसी को। तो बात क्या करते हैं? वो पश्तो में बातें करते हैं जो मेरे ऊपर से गुजर जाती है। इर्सा ने सर पकड़ कर जवाब दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अलिशबा हंस पड़ी। इर्सा ने सर पकड़ कर जवाब दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अलिशबा हंस पड़ी। मुझे पता है। इर्सा भी मुस्कुराते हुए बैग खोलने लगी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारे एपिसोड का अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसे लगे आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। कल इसका सेकंड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। बस तबीयत थोड़ी सी सेट रहे। और ऐसा है कि ना, अब मुझे इजाज़त दें, मुझे नींद भी आ रही है और मैंने भी मेडिसिन वगैरह भी लेनी है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।